लास्ट की सोचले ग्रॅच्युटी होईल त्याची समजले लीव एनकेशमेंट असेल लीव एनकेशमेंट होता मग साइडा बसू सोडा असेल ठीक है। सर्विस खत्म होने का पहले अगर हम लोग को कोई भी अमाउंट मिल जाता है एज ए लीव एनकेशमेंट तो वो पूरा पूरी टैक्सेबल होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है तो फुल्ली एग्जाम होगा, उनको टैक्स नहीं देना है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई या प्राइवेट एम्प्लॉइज लोग को टैक्स देना था। लेकिन किसका बेसिस में देना है, ये चारों को पहले निकालना पड़ेगा। फिर चारों को निकालने का बाद में जो भी क्या होगा लीस्ट होगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उनका ऊपर ही हम लोग का बाद में उनको लेस करना पड़ेगा। उसका बाद में जो भी रहेगा उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चारों का क्या क्या था, पहला स्टैट्यूटरी लिमिट है 3 लाख का, फिर एक्चुअल जितना मिलेगा वो है, और 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी पहले आपको 10 मंथ का प्रीवियस 10 मंथ का सैलरी निकालना है, उसको पकड़ना है, या फिर कैश इक्विवेलेंट आपको एवरेज सैलरी निकालना है। एवरेज सैलरी किसका बेसिस पे निकलेगा, इनटू आपको एवरी ईयर कितना लिमिट में मिलता है लीव सैलरी, 30 डेज का लीव मिलता है एवरी ईयर, आपको मैक्सिमम ऑफ 30 डेज का लीव मिलता है। तो आपका टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जितना मिलता है, आप 15 साल काम किया है तो 30 × 15 आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव मिल सकता है। फिर उसमें से आपने कितना यूटिलाइज कर दिया, आपने हम मान लिया है कि 150 डेज यूटिलाइज कर दिया है लीव, उसको हटा देना है। जितना लीव अनयूटिलाइज रह गया है इनटू एवरेज सैलरी आपका पर डे सैलरी का इंटू करिए, उसका बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे था अर्न लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस। 30 डेज क्रॉस नहीं कर सकता है। लीव सैलरी का डेफिनेशन क्या था, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन था। फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना है। 15 डेज एंड 9 मंथ्स होने से 15 ईयर से 9 मंथ्स होने से आपको क्या करना है, 15 ईयर्स ही लेना है। ये प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे अभी। कौन है, मिस्टर ए है, रिटायर हुआ है कब, 15 ईयर्स ऑफ सर्विस का बाद में रिटायर हुआ है। ए को कितना मिल रहा था पर ईयर, 35 डेज का लीव मिल रहा था पर एनम। हम लोग को कितना अलाउड है पर एनम, 30 डेज का अलाउड है। इन भाई साहब को मिल कितना रहा था, 35 डेज का मिल रहा था। तो 35 × 15 कितना हो गया, 525 होता है। तो 525 उनको लीव अलाउड था, मिल रहा है। लेकिन नॉर्मली हम लोग को कितना मिलना चाहिए, 30 × 15, तो ये कितना होना चाहिए 450। चलिए जितना भी होता है 400 जितना होता है इतना आपको मिलना चाहिए, लेकिन इनको मिल कितना रहा है 525। फिर आउट ऑफ द सेम मिस्टर ए ने 200 डेज यूटिलाइज कर चुका है, तो मतलब 30 × 50 हमको मिलना चाहिए बाय लॉ। हमने 200 डेज यूटिलाइज कर दिया है, इंटू क्या होना चाहिए, इंटू पर डे का रेट जितना भी होता है उनका, पर डे का सैलरी का जितना भी रेट होता है उसका तो मल्टीप्लाई करना था। ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। तो कितना मिल गया उनको, 325 डेज का लीव रह गया। 525 उनको मिल रहा था कंपनी से, 200 उन्होंने यूटिलाइज कर दिया, 325 उनको मिल रहा है। क्या अनयूटिलाइज लीव रह गया है। उनका पास बेसिक सैलरी में क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इज इतना। यहाँ पे कमीशन का बारे में नहीं बोला है तो हम लोग को देखना मिला। और उनको लीव एनकेशमेंट कितना मिला है, 357 इतना मिल रहा है लीव एनकेशमेंट। और 325 डेज का बारे में हम लोग को बोलेंगे, आउट ऑफ 325 जो डेज बच गया है उसका बेसिस में हम लोग को लीव सैलरी निकालना है। अभी यहाँ पे पर डे उनका सैलरी कितना हो गया, 33,000 था। ड्रॉ कितना कर रहा था, 33,000 डिवाइडेड बाय 30 कर देने से क्या होगा, पर डे का सैलरी निकल गया। ये ठीक है।
लीव एंगेजमेंट हम लोग को मिला कितना, 357। अमाउंट नोटिफाइड 3 लाख का। लीव एंगेजमेंट मिला कितना है, 357,500। एवरेज 10 मंथ का सैलरी था 33,000 पर मंथ का सैलरी है, इंटू 10 कर देने से 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकल गया। 30 इंटू 15, 30 इंटू 15 क्यों क्या है, क्योंकि मैक्सिमम अलाउड कितना है, 30 डेज का ही लीव अलाउड है। 15 ईयर्स ऑफ सर्विस आप लोग का जितना निकल रहा है 450 निकल रहा था, 450 से आपने कितना माइनस कर दिया, 200 ऑलरेडी लीव हमने यूटिलाइज कर दिया है। उसका बाद जो रह गया है उसको पर डे लीव का साथ में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला कितना है, 275। इन चारों में से लोएस्ट कितना है, 275। 275 को हम लोग लेस कर दिया, बाद में हम लोग को जो भी रह गया वो टैक्सेबल हो गया। ये सही नंबर बुझो तेव एवरी ईयर किमान पाइছিলে 35 इंटू 15 लीव पाइছিলে, যোনটো আছিলে 525। আমাৰ লাষ্টত পইণ্ট নম্বৰ এ আছিলে 3 লাখৰ, ঠিক আছিলে। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव आছিলে लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वन साइडा एग्जाम्पल केटा पदत পোৱা আছিল, তোমাৰ চাৰিটা পদত পোৱাব লাগিছিলে 3 लाख। सेकंड एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। थर्ड वाज एवरेज 10 मंथ सैलरी। नंबर फोर्थ वाज सैलरी ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव, अनयूटिलाइज्ड लीव इनटू सब्जेक्टेड टू अ लिमिट ऑफ 30 डेज पर एनम, माने এবছৰ गवर्नमेंटे ক'লে কি অকল 30 ডেজৰহে লিভ এলাউড হ'ব। মানে এই যোন 35 ডেজ আছে ইয়াৰ পৰা কিমান ডেজ মাৰ খাই যাব, 5 ডেজক ধৰা নহ'ব। তো সেইকাৰণে ডেজ কিমান ধৰা হৈছে, 30 ডেজ। 30 ডেজ ইনটু ইয়াৰ্स অফ এমপ্লয়মেণ্ট কিমান হয়, 15 বছৰ। কেলকুলেট কৰি ল'লা, ইয়াত মই ইমান ডেজ মই পাব লাগে, गवर्नमेंटे ক'লে কি মই ইমান ডেজ পাব লাগে। তাৰ পিছত মই কিমান ডেজ ইউটিলাইজ কৰি দিলোঁ, 200 ডেজ মই ইউটিলাইজ কৰি দিলোঁ। লিভ এনগেজমেণ্ট কি হৈ গ'ল, তোমাৰ হাতত লিভ থাকিব লাগিব, যোনটো আনইউটিলাইজ লিভ থাকিব লাগিব। তুমি অলৰেডি 200 ডেজ ইউটিলাইজ কৰি ল'লা, তাৰপিছত বাকী যিমান থাকি গ'ল, ইয়াত 275 আছে মানে ইয়াত কিবা থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। বাকীখিনি যিমানখিনি তোমাৰ ডেজ আছিলে এইখিনি তুমি কি কৰিলা, আনইউটিলাইজ কৰি আছে। আনইউটিলাইজৰ কাৰণেহে তুমি লিভ এনগেজমেণ্টটো পাইছা। তো আনইউটিলাইজ যিমান লিভ থাকিলে ইনটু पर डे रेट ऑफ सैलरी किमान हो जाए, ठीक है सर। अभी देखना क्या है, हम लोग को पेंशन में जाना है। पेंशन आप लोगों का पेज नंबर कौन सा है, 102। पेंशन में दो टाइप का आपको पेंशन मिलता है। पेंशन कब मिलता है आपको, रिटायरमेंट का पहले या बाद में। पेंशन रिटायरमेंट का बाद में मिलता है। दो टाइप का पेंशन मिल सकता है आपको, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड मिल सकता है। अनकम्यूटेड मतलब क्या हो गया, जो आपको पीरियडिकली मिलता रहता है, एवरी मंथ आप लोग को जो सैलरी मिलता रहेगा, सैलरी नहीं बोलेगा, एज ए पेंशन आपको जो भी चीज़ मिलता रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपको अनकम्यूटेड बोलता है। रिटायरमेंट का बाद में आपको एम्प्लॉयर से या आपको एनी भी तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर देके रखें, पकड़ लीजिए LIC को देके रखें, LIC क्या करता है, आपको रिटायरमेंट के बाद में आपका बैंक में क्रेडिट करता रहता है। तो वही पैसा आपको क्या कर रहा है, एवरी मंथ आपको मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, आपका एम्प्लॉयर ने आपको दे रहा है रिटायरमेंट के बाद में। तो उसको किसका बेसिस में ट्रीट करना है, सैलरी बोल के मान के चलना, मतलब उसका ऊपर टैक्स लगेगा। अनकम्यूटेड होने से डायरेक्ट टैक्स लगेगा, उसमें हम लोग को देना नहीं है। कम्यूटेड मतलब क्या हो गया, लम सम अमाउंट आपको रिटायरमेंट करने का बाद में आपको जो मिल जाता है वो क्या हो जाता है, कम्यूटेड पेंशन होगा। अभी कम्यूटेड पेंशन के लिए अलग चीज़ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर कम्यूटेड पेंशन नहीं मिलता है रिटायरमेंट के बाद में, उसमें एग्जम्पशन है, पूरा पूरी एग्जम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और उनको क्या मिल रहा है, ग्रेचुटी भी मिल रहा है। पेंशन के साथ उनको क्या देना है, ग्रेचुटी भी मिल रहा है। अगर ग्रेचुटी मिल रहा है मतलब उनको क्या है, फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको 1/3 का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कितना है, अगर उनको 15 लाख मिल रहा है, उसका 1/3 कितना हो गया, 5 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा इन भाई साहब को, ठीक है। अगर
ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है, खाली ओनली पेंशन मिल रहा है, तो उनको हाफ, मतलब इसका कितना होगा 7.5 लाख उनका एग्जेम्पशन हो जाएगा। बाकी 7.5 में टैक्स लगेगा इनका, बाकी सब 10 लाख में टैक्स लगेगा। ठीक है। कम्यूटेड মানে কি আছিল কি পিৰিয়ডিকলি তুমি কি কেনেকৈ পাই আছিলা পইচাটো লামসামত পাই আছিলা। লামসামত যদি পইচাটো পাই আছা তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব, তুমি ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'লা, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তুমি কি কৰিলা এমপ্লয়ী হৈ তুমি এটা কোম্পানীৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত ক'লে কি তুমি ইমান বছৰ আমাৰ ইয়াত কি কৰিলা কাম ধাম কৰিলা, তাৰ কাৰণে তোমাক কি কৰিম 15 লাখ টকা মই তোমাক দিছোঁ। এই 15 লাখ টকাটো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তোমাক কি কৰিলে, তোমাক দুটা অপশ্যন দিছিলে কি তুমি মাহে মাহে লোৱা আৰু নহ'লে তুমি একেবাৰে লামচামটো লৈ লোৱা। মাহে মাহে ল'লে তুমি কমকৈ পাবা, 5,000কৈ 6,000 7,000 যিমানকৈ হোৱা তুমি এনেকৈ পাই আছা। তুমি তোমাক অপশ্যন কি ক'লে দুটা দিছিল, তুমি লৈ ল'লা এইটো লামচামত লৈ ল'লা, এইটো হৈ গ'ল কমিউটেড, আৰু এইটো যোনটো মান্থলি তুমি যোনটো পাই থাকিবা সেইটো হৈ যাব আনকমিউটেড। এতিয়া কথা হৈ গ'ল কি এই বস্তুটো দুয়োটা বস্তু আমি অপশ্যন চুজ কৰিব পাৰোঁ নে পাৰোঁ? কাৰণ ইয়াত যদি মোক যদি কোৱা হয় কি মই 10 লাখ টকাটো মই কমিউটেড কৰি ল'ম আৰু যোনটো 5 লাখ টকা থাকে সেই 5 লাখ টকাটো মই কি কৰিব বিচাৰিছোঁ মান্থলি ল'ব বিচাৰিছোঁ, তো সেইটো মই কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে। আৰু ठीक है सर। तो आपको क्या मिला ग्रेच्युटी का साथ में, पेंशन के साथ में आपको क्या मिल रहा है, ग्रेच्युटी अगर मिल रहा है तो आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा 1/3 का मिलेगा। अगर पेंशन के साथ में आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो आपको हाफ का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी हाफ में टैक्सेबल होगा। अभी बात हो गया कि लीगल हायर को अगर आपका पेंशन मिल रहा है तो उसका ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? लीगल हायर को देना पड़ेगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर आप किससे पैसा में पेंशन मिल रहा है, यूनाइटेड नेशन से आपको पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, तो वो भी पैसा क्या होगा टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। फिर अभी क्या कहते हैं रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, जो आपने क्या हो गया सेक्शन 10 में पढ़ के आ गया था आपने, उसमें क्या था आपको लोअर ऑफ द फॉलोइंग में मिलना था। 3 ऑप्शन था। पहला क्या था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का अगेंस्ट में जो भी आपको कैलकुलेट करके दिया जाता है उस अमाउंट को, या 5 लाख जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड अमाउंट है उसमें, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव व्हिचएवर इज लोअर में आपको कैलकुलेट करना था। ये वाला अमाउंट नॉर्मली दे के दिया जाता है, ये भी 5 लाख आप लोगों को पता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब क्या हो गया आप खुद से रिटायरमेंट का पहले आप खुद से रिटायरमेंट के लिए चूज कर दिया, तब आपको क्या मिलेगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा। एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव जितना होगा 5 लाख होगा, या लास्ट ड्रॉन सैलरी का इंटू 3 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। लास्ट ड्रॉन सैलरी को निकालना है, इसमें क्या होगा बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन आएगा। लास्ट ड्रॉन सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा, सैलरी में आपका बेसिक आएगा, डीए में रिटायरमेंट बेनिफिट आना पड़ेगा, और कमीशन में परसेंटेज ऑफ टर्नओवर आएगा। इनटू आपको क्या करना है 3 मंथ का सैलरी निकालना है, इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, मतलब क्या हो गया आप रिटायरमेंट का पहले जो आपने रिटायरमेंट ले लिया 60 ईयर्स होने का आगे में अगर आप कितना हो गया 55 या 56 ईयर्स में आपने रिटायरमेंट ले लिया, तो मतलब आप कितना साल आगे ले लिया 4 साल। 4 × 12 इज 48 मंथ्स का इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी कर दीजिए, जितना होता है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोग का खत्म है। अभी हम लोग देंगे ये वाला आप लोग को देखना है। अभी अलाउंसेस में आगे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में क्या है, कोई भी बेनिफिट हम लोग को नहीं मिलेगा। जो भी पैसा हम लोग को अलाउंस एज ए अलाउंस हम लोग को कैश बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर से, तो उसमें हम लोग को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। जैसे डियरनेस अलाउंस, सीडी कंपेंसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस क्या होता है हम लोग को मेडिकल अपना ट्रीटमेंट करने के लिए करने के लिए पैसा दिया है, वो सब भी क्या होगा फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये सब चीज़ देखना है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है कि ये किसका लिए है,
ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबको नहीं मिलता है, अगर आपको मिल रहा है तो आपको फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये किसका लिए एग्जेम्पशन है? डिसेबल्ड एम्प्लॉइजों के लिए एग्जेम्पशन है। कितना का है? 3200 का पर मंथ एक अलाउंस का एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है। किसको मिलता है? डिसेबल्ड एम्प्लॉइज लोग को। बाकी जिसको भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उनका लिए फुल्ली टैक्सेबल हो। और फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर किसको मिलता है? ट्रांसपोर्ट एजेंसी या ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अगर कोई भी आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस का क्या है? एम्प्लॉई है और आपको क्या मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, तो आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 70% ऑफ द अमाउंट और 10,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये सबको। बाकी अदर देन ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अगर इन्वॉल्व है उनको कितना मिलेगा? 3,200 की। सब्जेक्ट क्या है? कंडीशन क्या है कि आप डिसेबल्ड होना पड़ेगा। आप अगर डिसेबल्ड नहीं है तो आपको फुल्ली टैक्सेबल। आप डिसेबल्ड है और आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 3,200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, आप वहाँ का एम्प्लॉई है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, तो आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 विच एवर इज लोअर। इन पर्सन को क्या है? स्पेसिफाइड पर्सन को अगर ये अलाउंसेस मिलता है तो एग्जेम्प्ट होगा। किनको मिल रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इंडियन सिटीजन है, लेकिन कहाँ पे काम कर रहा है? इंडिया का बाहर कर रहा है, तो उनको ऐसे भी हम लोग टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे भी एग्जेम्पशन उनको मिल जा रहा है। फिर अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, उनको जो भी पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट होगा। फिर पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में अभी हम लोग को जाना है। यहाँ पे क्या है? दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट क्या है आज को देखना है हम लोग को? HRA। ठीक है, HRA का बाद में देखना है कि ये सब में एग्जेम्पशन लिमिट थोड़ा थोड़ा अमाउंट स्पेसिफाइड करके रखा हुआ है कि आपको 100 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, 200 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। ये सब चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाइड है। यहाँ पे सबको एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे सबको टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को देखना क्या है? HRA। HRA का मतलब है हाउस रेंट। तो आपको क्या कहते हैं? आपको आप एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई को क्या मिला है? रहने के लिए क्वार्टर नहीं मिला है, लेकिन उनको क्या बोला है कि आप इस एक रूम क्या करिए? रेंट में लीजिए, रेंट में आप रहिए, आपको इस घर में रहने के लिए हम एज ए एम्प्लॉयर आपको कुछ एक अमाउंट पैसा दे देंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है? हाउस रेंट अलाउंस टू एकोमोडेट द एम्प्लॉई फॉर दिस लाइवलीहुड पर यहाँ पे रिसाइड करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो गया? फिर यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ एंड अदर सिटीज़ में हम लोग को देखना है। मेट्रो सिटीज़ में अभी तक क्या है? इन्हीं सिटीज़ को मेट्रो सिटीज़ बोल के कंसिडर किया गया है। इनका अलावा अगर आप दूसरा कहीं सिटीज़ में रहता है तब आपको इतना का एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में आपका रह रहा है तो आपको 50% ऑफ सैलरी का बेनिफिट एक मिलता है, अदरवाइज दोनों ही सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? HRA अगर आपको एग्जेम्प्ट इतना तक ही एग्जेम्प्ट, HRA आपको मिला है 20,000। ठीक है, एक्चुअल HRA रिसीव कितना है आपका? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोला, आपको मिला कितना है? 20,000। एक्चुअल HRA रिसीव इज 20,000। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी आपको कितना है? 10% ऑफ सैलरी कितना है आपका? 2,000। रेंट पेड आपने कितना कर दिया? पकड़ लीजिए 7,000 आप पे कर रहे हैं। ठीक है, आपको HRA मिल रहा है 2,000 का, आपने 7,000 पे कर सकता है कि आपका रूम का रेंट कितना? 7,000 है, हो सकता है। आपको अलाउंस कम मिल सकता है, आपका घर का दाम व रेंट का दाम क्या है? ज़्यादा हो सकता है। तो जितना हो गया उसको निकाल लीजिए आपको। तो ये कितना हो गया? 5,000 इंटू 12 कर दीजिएगा। फिर सी में कितना रह गया? 50% ऑफ द सैलरी। तो 50% कब होगा? जब आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं।
और अगर अदर देन मेट्रो सिटीज में रहता है तो आपको 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ सैलरी इसका निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। डिफरेंस बाकी सब में सेम है, खाली यहाँ पे क्या है, अदर सिटीज होने से 40%, मेट्रो सिटीज होने से 50%। डेफिनेशन ऑफ सैलरी में क्या है, बेसिक, डीए और कमीशन है। फिर यहाँ पे क्या था, नोट में लिखा था, दिस एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एसएससी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस। ओन हाउस में रह रहा है तो रेंट देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ेगा। अगर रेंट पे खुद ही नहीं कर रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा उनको, ठीक है। और इन ए हाउस फॉर विच ही डज नॉट पे एनी रेंट, ये क्या है, अगर हमने क्या हो गया, मेरा यहाँ पे रेंट पेड जो है 10% से लेस होना पड़ेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक्चुअल रेंट पेड कितना कर रहे हैं 1500, अभी हमको अलाउंस कितना मिल रहा है 20,000 मिल रहा था, तो अभी 10% ऑफ सैलरी में कितना हो जाएगा 2000। 1500 माइनस 2000 कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उनको एचआर जो भी मिल रहा है वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, अगर एक एसएससी खुद का घर पे दे रहा है तो उसको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर उनका रेंट क्या है 10% से कम है तब भी उनको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आ गया था आप लोगों को दूसरा वाला 1014, जहाँ पे आप लोगों को क्या है अमाउंट स्पेसिफाइड करके रखा हुआ है। ये चीज़ आप लोग को एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, ये आप लोग को याद रखना होगा। अमाउंट जितना एग्जाम का अमाउंट क्या हो गया, डेली अलाउंस आप लोग को क्या है, ये सब स्पेशल अलाउंस है, जितना आप खर्चा करेंगे उतना का ही आप लोग को एग्जम्पशन मिलेगा। जैसे डेली अलाउंस आपको कितना मिल रहा है, पकड़ लीजिए आपको 5000 करके मिल रहा है और आपका खर्चा कितना हो रहा है 3000, तो आपको बेनिफिट कितना का ले रहा है 3000 का बेनिफिट आप लोग को ले रहे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना का ले रहा है आपने 2000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहा है, क्योंकि आपका 5000 मिल रहा था, 5000 से 3000 आपका एक्चुअल यूटिलाइजेशन हो जाए, तो बाकी 2000 क्या है पॉकेट में आपका रह जा रहा है, ये एक्चुअल बेनिफिट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी इस एरिया में अगर आपने जो भी पैसा आपको मिला है, यहाँ पे जितना भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे उतना का ही आप लोग को एग्जम्पशन मिलेगा। अगर एक्सपेंडिचर आपने कुछ नहीं किया है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका पहला देखना है हम लोग को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आपका चिल्ड्रन का पढ़ने के लिए आपको अगर तो क्या कर रहा है एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है तो उसमें कितना मिलेगा एग्जम्पशन 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ लिमिट ऑफ 2 चाइल्ड। मतलब आपको कितना है 2 बच्चे का नाम पे 100 रुपीज इंटू पर मंथ इतना का ही एग्जम्पशन मिलेगा। आपका अगर बच्चा कितना है 3 बच्चा है तो आपको एग्जम्पशन कितना का 3 का मिलेगा या 2 का 2 का ही मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल अलाउंस में भी सेम है, कितना है 300 मिलेगा। यहाँ पे 100 मिल रहा था हॉस्टल में आपको 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू लिमिट ऑफ 2 चाइल्ड। ट्राइबल एरिया में आपको कितना मिलेगा 200 पर मंथ बोल के आपको एग्जम्पशन मिलेगा। कंपेंसेटरी फील्ड एरिया में आपको 2600 पर मंथ का एग्जम्पशन मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आप लोगों को बोला गया था अभी पहले कि 3200 पर मंथ फॉर ब्लाइंड और डेफ और हैंडीकैप पर्सन्स, उनका लिए कितना है 3200 है। फिर एफ पॉइंट में था अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, वो भी डिस्कस हो गया था 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज हायर है। यहाँ पे विच एवर इज हायर होगा या लोअर होगा, देखिए तो एक बार आप लोग का यहाँ पे ड्राइवर अलाउंस बोल के लिखा है, हाँ पेज नंबर 111 विच एवर इज लोअर है, यहाँ पे हायर बोल के गलती से आ जाए तो वो क्या होगा लोअर ही होगा, ठीक है। फिर बाद में क्या है नंबर जी अंडरग्राउंड अलाउंस आपको 800 पर मंथ का मिलेगा। कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड में कितना है आपका 1000 पर मंथ। यहाँ पे क्या है कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड में आपको 1000 पर मंथ का एग्जम्पशन मिल रहा है। कंपेंसेटरी एरिया फील्ड अलग है, मॉडिफाइड फील्ड अलग है, ये चीज आप लोग को अलग अलग नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन है अभी इसमें शंकरराज है यहाँ पे।
एम्प्लॉय का कौन सा पोस्ट में है, जनरल मैनेजर बोल के है अभी यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 22-23। बेसिक सैलरी अप टू नवंबर तक उनको कितना मिल रहा है, अप्रैल टू नवंबर 70,000 मिल रहा है, और दिसंबर टू मार्च 80,000 बोल के मिल रहा है। तो इसमें कितना महीना होगा, दिसंबर टू मार्च आपका 4 महीना होना चाहिए, बाकी सब में 8। ठीक है। तो सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब पेड हो जा रहा है। अगर ड्यू भी होता तो इसको हम लोग कंसिडर करता या नहीं करता, बेसिक सैलरी को करता, क्योंकि बेसिक सैलरी में हम लोग क्या था, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर में था। ड्यू हो चुका है तो हम लोग को बेसिक सैलरी में इसको इंक्लूड करना है। ठीक है। फिर बाद में आएंगे डियरनेस सैलरी में, डियरनेस अलाउंस कितना है 50% ऑफ बेसिक। तो बेसिक 70,000 का 50% अलग से निकालेगा, 80,000 का 50% आप अलग से निकालेंगे। यहाँ से तो आप लोग को सैलरी मिल ही जाएगा पूरे साल का, तो उसका 50% आप निकाल लीजिए तब भी चलेगा। फिर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। फिर बाद में क्या, बोनस आपको कितना मिल रहा है, 1 मंथ का सैलरी मिल रहा है। 1 मंथ का सैलरी कौन सा है, इसका पूरा साल का आपको सैलरी निकालिए, डिवाइडेड बाय 12 करिए, 1 मंथ का सैलरी निकल जाएगा, उसको आपको एज अ बोनस सैलरी बोल के मानना पड़ेगा। और दिस वाज पेड ऑन 2000 नवंबर 22। अगर ये पेड नहीं होता तो आपको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये बोनस कौन सा बेसिस में लेता है, रिसीव बेसिस में हम लोग। फिर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ को हम लोग सैलरी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सैलरी का डेफिनेशन में आप लोग को लिखा हुआ 17(1) में क्या था कि एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड आपको सैलरी में इंक्लूड करना चाहिए। तो इसको भी आप लोग को इंक्लूड करना है। इसमें कितना जा रहा है आपका 80% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जितना भी है आपका उसका 18% ले लेना है। वो आप लोग का कहाँ पे जा रहा है, एवरी मंथ आपका कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में हो रहा है। प्रोफेशनल टैक्स कितना दे रहा है आपने, 6,000 दे के रखा है, 3,000 6,000 का बीच में से 3,000 किसने दे दिया, एम्प्लॉयर ने दे दिया। बाकी आपने मतलब क्या किया, 3,000 एम्प्लॉई खुद दिया है और बाकी 3,000 एम्प्लॉयर ने दिया है। फिर लैपटॉप क्या है, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप प्रोवाइडेड टू शंकराज फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। ये आप लोग को प्रतिशत मिला नहीं है, ये खाली आप लोग को भी देखना है। कॉस्ट कितना है लैपटॉप का, 65,000 कंपनी ने इतना में खरीदा था, और इसका लैपटॉप का कॉस्ट कितना है 65,000, और उसने क्या कर दिया, यूज़ किया है। क्या क्या है, यूज़ किया है। तो यूज़ करने के लिए भी क्या हम लोग को प्रोक्यूजिट आएगा या नहीं आएगा। जब भी क्या होता है पर्सनल यूज़ में अगर यूज़ करता है कोई भी एसेट्स को, तब हम लोग को उसमें क्या करना है, एग्जेम्प्ट बोल के लेना, उसमें कुछ हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो मतलब जो प्रोविडेंट फंड दे रहा है, हाँ, तो पैसा वाले जो उसने कमाया उसका मतलब प्रोविडेंट फंड में दिया, डबल चार्ज नहीं जाएगा। यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन बोला, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बेसिक में टैक्स है, फिर वो जाके आपको अलग से चला जा रहा है, तो वो तो टैक्स में नहीं लगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लगेगा। नंबर 7 में क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन मिला है किनको, शंकरराज को, वाइफ और 3 चिल्ड्रेन को क्या मिला है, घूमने के लिए गया है। कहाँ पे गया है वो लोग, इकोनॉमी क्लास से एयर टिकट का बुकिंग मिला था। पैसा कितना मिला है, 20,000 मिला है फॉर एडल्ट, 20,000 लमसम कितना मिला है, 25,000 फॉर 3 चिल्ड्रेन मिला है। मतलब टोटल कितना मिला है, 20,000 प्लस 25, 45,000 आपको मिला है। 20,000 इज फॉर एडल्ट और 25,000 इज फॉर 3 चिल्ड्रेन। यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या आता है कि लीव ट्रैवल कंसेशन जो भी मिलता है वो आप लोग को मिलता है आपको मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। यहाँ पे कितना है, 3 चिल्ड्रेन है। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या हो गया, पहला वाला जो चाइल्ड है वो कितना है, एज 16। तो ये क्या होगा, पहला वाला जो डॉटर आया है वो पहले पैदा हुआ होगा, वो 1 चाइल्ड हो गया। तो नेक्स्ट बार उनको क्या करना चाहिए था, लीव ट्रैवल कंसेशन पाने के लिए उनको नेक्स्ट चाइल्ड 1 होना चाहिए था। लेकिन उनका गलती से क्या हो गया, गलती है जो भी है, उनका क्या हो गया, 2 हो गया।
तो 2 होने का इसको क्या रुका सकता था? नहीं रुका सकता था, लेकिन बेनिफिट तब भी हमको पूरा पूरी ही मिलेगा। अगर लेकिन ये केस क्या होता, उल्टा हो जाता, पहले 2 हो गया तो उनका भी एग्जामिशन लिमिट का खत्म है, फिर जब ये एक फिर से अगर बॉन्ड होगा तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें 3 का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल सिचुएशन था। ठीक है, बेसिक में आपको प्रॉब्लम नहीं है। यस, 8 और 4 हो गया, इसमें आपको मिल गया। डियरनेस अलाउंस कितना था? 50% था। 50% 8 लाख 80 का 50% इज 4 लाख 40 हो गया। बोनस आपको कितना मिल रहा है? 50% ऑफ सैलरी था। 50% ऑफ क्या था? बोनस का क्वेश्चन दिखेगा तो 50% ऑफ सैलरी था। 50% ऑफ सैलरी प्लस 1 मंथ का सैलरी कितना है? 1 मंथ का सैलरी कितना था आपका? 70,000 तो पहले था। 8 लाख निकालिए। ठीक है, फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको कितना था? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में आप लोगों को क्या मिलता है कि 12% से अगर ज़्यादा आप लोग क्या रहता है, आपको लिमिट कितना है? 12% ही आप लोग को कंट्रीब्यूट करना रहता है। कितना? 12% आप लोग को लिमिट रहता है कि आप लोग को एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होना है? आपका जितना भी बेसिक सैलरी होता है, बेसिक का या सैलरी का आपको कितना करना है? 12% का ही आपको कंट्रीब्यूशन जमा करना रहता है। और यहाँ पे एम्प्लॉयर ने कितना कर दिया? 18%। 6% आपका क्या कर दिया? ज़्यादा कर दिया, तो इसका 6% आप निकालिए, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि आपको अगर एम्प्लॉयर को अगर क्या किया है, 12% आपने कंट्रीब्यूशन किया है, किसका अगेंस्ट में? एम्प्लॉय का अगेंस्ट में। एम्प्लॉयर ने आरपीएफ अकाउंट में अगर 12% तक जमा करता है तो उसका ऊपर उनको टैक्स नहीं देना है। अगर उससे अगर ज़्यादा कर दिया तो उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 18% कर दिया, करना कितना चाहिए था? 12%। 12% से ज़्यादा कर दिया तो जितना एक्सेस किया है उतना के ऊपर टैक्स लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे कितना था? क्वेश्चन में क्या था? तो देखिए देखो, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे क्या हो गया? 70 प्लस यहाँ पे 35 हो गया, 105 हुआ है। क्वेश्चन में क्या था आपको? बोनस इज इक्वल टू 1 मंथ सैलरी है। दिस वाज पेड इन नवंबर ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। तो आपका डियरनेस अलाउंस कितना था? 50% ऑफ बेसिक है। 50% ऑफ बेसिक कितना है? 70,000। 1 मंथ सैलरी 70,000। ठीक है, दिस वाज पेड ऑन नवंबर 2022 ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 1 मंथ सैलरी था प्लस कितना हो गया आपका? बेसिक सैलरी का 50% था प्लस डियरनेस अलाउंस में क्या था? 50% ऑफ बेसिक था। तो 50% ऑफ बेसिक इज हाउ मच? ठीक है, ये समझ में आया? आरपीएफ वाला कि आपको 12% करना था, उन्होंने क्या कर दिया? 18% कर दिया, तो 6% का ऊपर आपको यहाँ पे लग गया। लीव ट्रैवल कंसेशन कितना है? 45,000 मिल रहा था, टोटल 20 और 25 45,000 मिल गया तो एग्जामिशन मिलेगा। एडल्ट्स के लिए ऑलरेडी एग्जाम है क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? इकोनॉमी क्लास में चूज कर दिया था। अगर इकोनॉमी का क्लास का जगह में अगर वो बिजनेस क्लास से ट्रैवल करता तो टैक्सेबल हो जाता। ठीक है, ये the restriction imposed for 2 children is not applicable in case of multiple births which take place after the first child। ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। फिर प्रोफेशनल टैक्स कितना पे कर दिया एम्प्लॉय ने, तो उसको भी आपको सैलरी में लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या है? आपको कैश बेनिफिट आपको मिल रहा है। ये अलाउंस ही है आपका बिहाफ में। आपने का एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया? 3,000 आपका बिहाफ में
गवर्नमेंट को जमा कर दिया, आपका हाथ से कैश नहीं गया, आपका बदली कौन पे कर दिया, एम्प्लॉयर कर दिया। ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो इसको भी टैक्स में इंक्लूड करना है। तो सबको इंक्लूड कर दिया, उसका बाद में आपको क्या निकलेगा, ग्रॉस सैलरी निकला। ग्रॉस सैलरी में से यहाँ पे डिडक्शन करने के लिए हम लोगों के पास है क्या, खाली प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में हमने क्या किया, 6000 माइनस कर दिया। क्यों 6000 माइनस किया, क्योंकि 3000 मैंने खुद से कर दिया था और ये वाला 3000 भी एम्प्लॉयर ने खुद से पे कर दिया था। तो अल्टीमेटली 6000 माइनस हो गया, बाकी में आप लोगों का क्या है, टैक्स मिल गया। ठीक है, चलिए परक्विजिट में क्या होगा, आपको कैश इन काइंड होना पड़ेगा। आप लोगों को कैश नहीं मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिल सकता है या कंसेशनल रेट में मिल सकता है। आपको अगर क्या मिल रहा है, अभी एकोमोडेशन मिल रहा है, एकोमोडेशन का रेंट कितना है, पकड़ लीजिए आपको 7000 मिल रही है। एकोमोडेशन का रेंट कितना है, 7000 है नॉर्मली, और आपको उसको कितना कंसेशन में दे रहा है, 5000 में दे रहा है नॉर्मली। अगर बाहर का एम्प्लॉय पकड़ लीजिए, आपका वहाँ पे इंडियन होटल लिमिटेड में आपका कौन है, एम्प्लॉई। इंडियन होटल लिमिटेड में आप एम्प्लॉई है और आपको वहाँ का रूम पे आपको पता है कि आउटसाइडर को कितना चार्ज किया जाता है, पर डे के लिए 7000 चार्ज किया जाता है। लेकिन आप एम्प्लॉई होने के कारण आपको कितना चार्ज कर रहा है, 5000। तो आपको बेनिफिट कितना का मिला, 2000 रुपये आपका पॉकेट से जाने से बच गया। ये 2000 पैसा क्या होगा, परक्विजिट से टैक्सेबल होता है। इसको क्या बोलते हैं, कंसेशनल रेट बोलते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिला नहीं, वो कुछ एक पैसा चार्ज हुआ है हमसे। तो फिर जैसे अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, HRA पढ़ा था, अभी हम लोग को क्या देखना है, RFA देखना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या है, हम लोग को रेंट देना नहीं पड़ रहा, एकोमोडेशन हम लोग को फ्री में मिल गया है। अगर हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप का एकोमोडेशन हो सकता है, एक हो सकता है फर्निश्ड और एक हो जाता है अनफर्निश्ड। फर्निश्ड में क्या हो जाएगा, आपको फैन मिलेगा, कबर्ड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अनफर्निश्ड में खाली रूम मिला है आपको। अगर आपका क्या है, फर्निश्ड रूम मिला है आपको, फर्निश्ड रूम आपको क्या मिला है, फ्री में मिला है, रहने खाने का मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या देखना है कि वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अनफर्निश्ड हाउस पहले निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन निकालिए, प्लस 10% ऑफ फर्नीचर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फर्नीचर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर भाई साहब हमको बताइए कि ये फर्नीचर जो लगा है, ये AC जो लगा है, उसका कॉस्ट हमको बताइए। उसका कॉस्ट निकालेंगे आप, निकालने का बाद में 10% करेगा। फिर अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड मतलब क्या हो गया, आपको जो भी रूम खाली रूम मिला है, खाली रूम का लिए उनका कॉस्ट कितना होगा वो निकाला, 10% निकाला। फिर उसका बाद में आपका फर्निश्ड हाउस का परक्विजिट कैलकुलेट हो जाएगा। पहले क्या करना है, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, फिर बाद में 10% पर एनम पर मंथ जो भी करिए इनटू कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल रेंट ऑफ फर्नीचर। अगर मान लीजिए कि ये जो भी फर्नीचर आपको मिल रहा है वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का नहीं है, एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसको रेंट में लिया है, तो जितना भी रेंट होगा उसको कैलकुलेट करके निकालना है। फिर प्लस किसका साथ करना है, अनफर्निश्ड वैल्यू का साथ में करना है। तो अनफर्निश्ड जो वैल्यू निकालना है वो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ पे कि अनफर्निश्ड हाउस अभी दो टाइप के एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है। किसको, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और एक प्राइवेट एम्प्लॉयज को। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर क्या मिल रहा है, अनफर्निश्ड हाउस मिल रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पास में क्या रहता है, गवर्नमेंट का पास प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या मिला, रूम एक मिला है, कैसा मिला है, अनफर्निश्ड मिला है। अनफर्निश्ड जब भी मिलता है तो उनका क्या होता है, ये जो बिल्डिंग होता है, ये बिल्डिंग के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को क्या एक देना पड़ता है, लाइसेंस फी देना पड़ता है। एक एक रूम के लिए लाइसेंस फी देना पड़ता है। तो जितना भी आपका अनफर्निश्ड
एकोमोडेशन का जितना भी लाइसेंस फी होगा उतना का ही आप बेनिफिट ले रहे हैं। मतलब ये फी अगर ये घर अगर आपका होता तो आपको क्या देना पड़ता, लाइसेंस फी देना पड़ता। ये पैसा कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। तो इसका बेनिफिट आप कौन ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। तो इसी को ही हम लोग अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का बेनिफिट मान लिया जाए। किसका लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोग के लिए। तो अगर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन आपको मिल रहा है और वो कौन है, और आप कौन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यू क्या होगा, लाइसेंस फी ऑफ द हाउस गवर्नमेंट। लाइसेंस फी अगर 20,000 होता है तो 20,000 होगा। लाइसेंस फी से अगर 20,000 होता है लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है ये 20,000 तुम मत हमको दो, लेकिन तुम हमको कितना दो, 1,000 पर मंथ बोल के पैसा हमसे दे दो, घुमा के दे दो। तो आपको पैसा कितना घुमा के देना पड़ रहा है, 12,000। लेकिन 8,000 का तो पैसा घुमा के देना नहीं पड़ा, आपका पॉकेट में से ये 8,000 क्या हो गया, बच गया। तो लाइसेंस फी टैक्सेबल कितना होगा, 8,000 होगा। ठीक है, तो आपसे जो भी रिकवरी किया जाएगा वो आपको यहाँ से माइनस करना होगा। आप अभी कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हम लोग ने देख लिया है। आप अभी कौन है, प्राइवेट एम्प्लॉई। प्राइवेट एम्प्लॉय का दो चीज़ देखना है फिर से। यहाँ पे हम लोग को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में क्या था, ऑनरशिप देखना क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का पास लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, कहीं पे भी आपको रुका सकता है। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉइज लोग का पास में क्या रहता है, रहने के लिए नहीं भी हो सकता है। एकोमोडेशन अगर क्या हो गया, ओन्ड है, किसका है, एम्प्लॉयर का खुद का है, और ये क्या है, रेंट में है, एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का एकोमोडेशन है तो हम लोग पॉपुलेशन में देखेंगे। जैसे एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन देखा गया था, एग्रीकल्चर लैंड डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे भी अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं और आपको क्या मिल रहा है, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन मिल रहा है, और वो एकोमोडेशन का क्या है, ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है। तो हम लोग को अनफर्निश्ड का एकोमोडेशन का वैल्यू कहाँ से डिसाइड करना है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन में डिसाइड। अगर जिस जगह में हम लोग रह रहा है उसका अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी लेना है। सैलरी का डेफिनेशन भी अलग होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग मान लेना कि 25 लाख से अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, 10% ऑफ सैलरी। 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। ये जिस रेट का डिफरेंशिएशन हम लोग कब करेंगे, जब ये एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का होगा। अगर एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट देखना पड़ेगा, खर्चा कितना हो रहा है। भाई खर्चा किसका होगा, रेंट अगर हम ले रहे हैं या एम्प्लॉयर ले रहा है। ये जो भी हम लोग को एकोमोडेशन मिल रहा है, ये एकोमोडेशन को रेंट में किसने लिया, एम्प्लॉयर ने लिया है, तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर देना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इस घर को रेंट में लेने के लिए एम्प्लॉयर ने कितना पैसा दिया है उसको निकालिए, ठीक है। और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसी को ही हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन बोल के मान लिया जाए, ठीक है। अगर ये क्या हो गया, ओन्ड बाय नहीं होता है तो हम लोग को एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर लेना है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो गया तो पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना है। चलिए अभी क्या हो गया कि आपको एकोमोडेशन का जो नाम पे क्या कर दिया, आपको होटल में थोड़ा दिन के लिए रहने के लिए दे दिया। आप शिफ्ट हो रहे थे प्लेस ए से बी में, आप शिफ्ट हो रहे थे। आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आपको यहाँ पे एक घर दिया जा रहा है और यहाँ पे भी एक घर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब ट्रांसफ़र होने दिया आपको यहाँ पे घर तो रेडी नहीं मिला है, तब आपको कहाँ पे रहने के लिए दे दिया, होटल में रहने के लिए दे दिया। आप जितना दिन होटल में रहेगा तब आपको 24% ऑफ सैलरी का बेसिस में आपको
टैक्स देना पड़ेगा या रेंट फ्री एकोमोडेशन को चार्ज किया जाएगा। नॉर्मली आप कितना कर रहा था, रेंट पेड बाय सैलरी, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी कर रहा था। तो यहाँ पे रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 24% लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आपका एकोमोडेशन क्या हो गया 15 डेज से कम है, आप ट्रांसफर होने के लिए कहीं पे गए हैं और आप एक जगह में स्टे कितना दिन के लिए कर दिया, 15 डेज के लिए कम कर दिया, टोटल में आप कितना दिन रहेंगे, 7 दिन रहेंगे, तो उसको टैक्सेबल परक्विजिट बोल के माना नहीं जाएगा। अगर 15 डेज से ज़्यादा कर रहा है तभी हम लोग को उसको चार्ज करना है, अदरवाइज चार्ज नहीं करना है। सैलरी का डेफिनेशन में क्या आएगा, जब भी आपको RFA पकड़ना है, बेसिक लेना है, DA लेना है, बोनस, कमीशन, कमीशन में क्या है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर को लेना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लिखा नहीं है लेकिन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर को लेना है, फीस और अदर टैक्सेबल अलाउंस। ये कौन सा है, आप RFA क्या है, परक्विजिट है, तो परक्विजिट को कैलकुलेट करने का पहले आपको अलाउंस सबको कैलकुलेट कर लेना होगा। तो पहले आप परक्विजिट अलाउंस, परक्विजिट को आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो नहीं होगा, पहले आपको सब टैक्सेबल अलाउंस सबको कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, उसका बाद में ही हम लोग RFA में हम लोग आएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ में क्या है, कोई भी परक्विजिट आपको बेनिफिट मिल रहा है और इसमें से आपको लेस कितना होगा, बाकी सब में कितना टैक्स लगेगा। जैसे स्वीपर गार्डनर आपको मिल रहा है, आपका कौन है, प्राइवेट असिस्टेंट एक आपको मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर उस प्राइवेट असिस्टेंट को रखने के लिए जितना भी खर्चा कर रहा है, आपको क्या मिल रहा है, एक गार्डनर मिल रहा है, आपका घर में काम कर रहा है, उस गार्डनर को किसने हायर किया है, एम्प्लॉयर ने हायर किया है, तो पैसा एम्प्लॉयर का कॉस्ट, हम लोग क्या देखेंगे परक्विजिट में, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने खर्चा कितना कर रहा है, पकड़ लीजिए 5000 पर मंथ उस गार्डनर को दे रहा है, लेकिन उस वहाँ से आप से कितना रिकवर हो रहा है, 2000 रिकवर हो जा रहा है आपसे, तो बाकी 3000 का बेनिफिट आपको टैक्सेबल होगा। सेम चीज़, यही सब चीज़ आपको डिस्कस किया हुआ है, ये सब चीज़ आपको खुद को देखना है, पढ़ के आना है, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक देख लीजिए, आपको क्या मिल रहा है, गिफ्ट एक मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट ऑफ वाउचर और टोकन अदर देन गिफ्ट मेड इन कैश कन्वर्टेबल मनी ऑन सेरेमनीज। आपको क्या मिल रहा है, ये सब चीज़ वाउचर्स मिल रहा है। अगर वो वाउचर का वैल्यू क्या है, 5000 से लेस है, तो उसका ऊपर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर उस वाउचर का वैल्यू अगर 5 लाख हो जाता है, लेकिन आपको क्या मिला, वाउचर मिला है, तब आपको उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, ये वाला एक रहेगी आपको, लास्ट का आपको क्या है, 10, 11, 12 और 13, जहाँ पे आप लोग का ये वाला परक्विजिट आप लोग को देख के आना है कि यूज ऑफ मूवेबल एसेट हो रहा है। मूवेबल एसेट में क्या आ जाता है आप लोग का, वॉशिंग मशीन हो गई, किसका है, एम्प्लॉयर का है, आपने क्या कर दिया, उसको यूज कर रहा है, आपका नाम पे आया नहीं है, आप क्या कर रहे हो, उसको ओनली यूज कर रहे हैं, तो यूज का बेनिफिट मिल रहा है। यूज का बेनिफिट में आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। टैक्सेबल कैसे करेगा, एक्चुअल कॉस्ट टू दी एम्प्लॉयर। जैसे आपने क्या कर दिया था, पहले जो भी रेंट फ्री एकोमोडेशन था, रेंट फ्री एकोमोडेशन में लाइसेंस फी पेड बाय द गवर्नमेंट था, यहाँ पे भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर भी था, आपका फर्नीचर का कॉस्ट इंटू 10% था। यहाँ पे भी जो भी आपने क्या कर दिया, एसेट आपने यूज कर रहा है, उसका कॉस्ट निकाली इंटू 10% करिए, वो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, 10% निकाल दिया, और एक्चुअल रेंट अगर वो रेंट में लिया है, लेस अमाउंट रिकवर्ड बाय फ्रॉम दी एम्प्लॉय। ठीक, तो यहाँ पे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, 10% ऑफ दी एक्चुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या मिल रहा है, एक कंप्यूटर मिल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वॉशिंग मशीन नहीं आएगा, बाकी पकड़ लीजिए प्रिंटर है या आपका स्कैनर हो गया, ये सब चीज़ अगर आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो जा रहा है किसका पास,
एम्प्लॉय का पास, ये पहले आपका एम्प्लॉयर का पास में पड़ा हुआ था कंप्यूटर। आपने बोला कि ये चीज़ यूज़ नहीं हो रहा, इसको हम रिपेयर करके हम उसको यूज़ करेगा, तो ये नाम किसका नाम पे कर देंगे, मेरा नाम पे कर देंगे। इसमें हम खाली यूज़ कर रहा था, टाइटल मेरा पास नहीं आया, इसका ऑनर हम नहीं बना था। जब इसको ट्रांसफ़र कर देगा, इस चीज़ का मालिक भी हम बन जाएगा। तो जब मालिक बन जाएगा तब हमको एक्चुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कितना है उसका दाम। फिर उसका बीच में से आपको एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर लीजिए। डिप्रिसिएशन माइनस करने का बाद में आपसे जितना भी पैसा मिला है उसको माइनस करिए, उसका बाद में क्या रह जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए एक लैपटॉप का दाम 5 लाख रुपया था, और एवरी ईयर उसका डिप्रिसिएशन कितना लगता है, 40% लगा है। डिप्रिसिएशन कितना लगा है, 40%। तो 5 का 40% कितना हो गया, 2 लाख। ये कितना साल यूज़ हुआ था, पकड़ लीजिए 2 साल यूज़ हुआ है, 2 ईयर्स ऑफ यूजेस हुआ। तो पहला साल आपने 3 लाख का रहा था, फिर नेक्स्ट ईयर कितना होगा, 40% इन WDV मेथड। इसमें भी WDV मेथड, लेकिन अदर एसेट में SLM मेथड में जाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, वो आप लोगों को पता होगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे 40% कर देगा, यहाँ पे 40 कितना होगा, 1,20,000। आपका पास कितना रह गया, 1,80,000 का। इसका वैल्यू कितना हो गया अभी, 1,80,000 है। 1,80,000 में से आप कितना पेमेंट किया है कि 1,80,000 का वैल्यू है, आप 50,000 दो और लेके चला जाओ उसको, तो आपको बेनिफिट कितना का मिला है, 1,30,000 का। ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये किसका लिए था, कंप्यूटर्स के लिए था। मोटर कार्ड्स के लिए 20% डेप्रिसिएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन WDV मेथड, और आपसे जितना भी पैसा रिकवर कर दिया उसको भी माइनस कर दीजिए। अगर उसका बाद में भी अगर कुछ वैल्यू रह जाता तो मतलब उसके बाद आपको बेनिफिट मिला है। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको देखना है। मैंने क्या बोला था आपको, 10, 11, 12, 13 ये सब चीज़ आपको देखना है। इसका बारे में परक्विजिट ऑफ मोटर कार्ड। मोटर कार्ड किसका है, एम्प्लॉयर का भी हो सकता है, एम्प्लॉय का भी हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर का कार है, उसको किसका कार है, एम्प्लॉयर का कार है। मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कार कर रहा है, लेकिन बेनिफिट कौन ले रहा है, एम्प्लॉय ले रहा है। एम्प्लॉय अगर ऑफिशियल कार को ऑफिशियल यूज में ले रहा है, बेनिफिट उसको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए कोई भी टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा। अगर एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का क्या है, कार खुद का है, मेंटेन भी कौन कर रहा है, मतलब क्या साफ सफाई फ्यूल देना कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, और उसका यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय पर्सनल यूज करके ले रहा है। तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, पहला बात हम यहाँ पे क्या चीज़ फायदा उठा रहे हैं, मेंटेनेंस हम खुद नहीं करना पड़ रहा है, फ्यूल हमको खुद भरना नहीं पड़ रहा है, तो मेंटेनेंस का बेनिफिट मेरा बच गया। तो इसको मेंटेनेंस को पहले चार्ज करना पड़ेगा, फिर उसको यूज करने के लिए टियर एंड वेयर हुआ है, उसका वैल्यू का कमाल होगा, तो डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर देना है। तो मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन को ही टैक्सेबल वैल्यू में आएगा। अगर आपका क्या हो गया, बोथ को क्या हो गया, आपका पर्सनल यूज या ऑफिशियल यूज में कर रहा है, तब आपको 2400 पर मंथ या 1800 पर मंथ का बेसिस में आपको चार्ज किया जाएगा। अगर 24 मंथ किस लिए है, अगर आपका गाड़ी का क्यूबिक कैपेसिटी, गाड़ी का सीसी क्या हो गया 1.6 से ज़्यादा होता है, तब आपको 2400 मानना है। अगर 1.4 से 1.6 से कम है तो 1800 बोल के मानना है। और ये सब चीज़ किसका लिए है, किसको मिलेगा बेनिफिट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज लोग को ही मिलता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन था, जो एक एम्प्लॉई है प्लस वो डायरेक्टर है, या कोई भी एक एम्प्लॉई जिसका पास 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। जैसे आपने पहला ही दिन में पढ़ा था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जिन एम्प्लॉई का पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उनको अगर ये बेनिफिट मिल रहा है तभी जाके टैक्सेबल होगा। अगर आपका पास ये सब बेनिफिट नहीं है, बस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आपका पास नहीं है और आप ये बेनिफिट यूज़ कर रहे हैं, तभी आपको टैक्सेबल नहीं होगा। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज लोग का लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है। कार किसका है, एम्प्लॉयर का,
पैसा कौन दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर खुद बेयर नहीं कर रहा है। गाड़ी का मेंटेनेंस, ड्राइवर का सैलरी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है। तब क्या हो गया, ऑफिशियल पर्पज के लिए अगर यूज कर रहा है तो परक्विजिट नहीं है। यहाँ पे मेंटेनेंस तो खुद कर रहा है, यहाँ पे अभी पर्सनल यूज का अगर करता है, मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉय, तो मेंटेनेंस का चार्ज टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल क्या होगा, खाली डेप्रिसिएशन ही टैक्सेबल होगा। अगर आप फिर यहाँ पे कार किसका है, एम्प्लॉयर का है, मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, दोनों काम के लिए यूज कर रहा है, फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। तब जाके आपको क्या करना है, 600 एंड 900 करना है। ये चीज़ कम क्यों हो गया, क्योंकि मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। 600 कब होगा, जब आपका गाड़ी का कैपेसिटी 1.6 से कम हो, और 900 कब होगा, जब आपका गाड़ी का इंजन का कैपेसिटी 1.6 लीटर सीसी से ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग का परक्विजिट खत्म। नेक्स्ट टाइम हम लोग 2-3 अभी एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग का सैलरी का। ठीक है, अभी आप लोग का प्रॉब्लम्स में आप लोग को हमने क्या कर दिया, व्हाट्सएप में आप लोग को एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है, उसमें आप लोग का